Hello everyone, welcome to Paperless Learning. This is आरती सूरी. कैसे हैं बच्चों आप सब? आप जानते हैं आपकी ईवीएस की बुक अब चेंज हो गई है. एनसीईआरटी ने न्यू बुक निकाली है. तो आज हम उस न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर का नाम है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ. तो आइए शुरू करते हैं. It is raining. Afreen rushed to the window where Jyoti was already watching tiny droplets slide down the glass. बारिश हो रही थी. अफरीन जो था वो विंडो के पास आया जहाँ पर ज्योति ऑलरेडी बैठी हुई थी और रेन ड्रॉप्स को विंडो से स्लाइड होता हुआ देख रही थी. तो अफरीन ने पूछा, वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो? अफरीन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये पानी कहाँ से आता होगा और कहाँ जाता होगा? कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर, बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन द अर्थ. आओ चलो वाटर की जर्नी को हम पढ़ते हैं. इस चैप्टर में हम वाटर की जर्नी पढ़ेंगे कि वाटर जो है कहाँ से आता है और कहाँ जाता है. लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी अर्थ सरफेस पे कितना पानी है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हम देखते हैं जबकि हमारी अर्थ पे मेजॉरिटी जो सरफेस है वाटर से कवर्ड है, लेकिन मेजॉरिटी जो सरफेस पे जो पानी है वो सारा सॉल्टी है. लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम है और सॉल्टी वाटर बहुत ज़्यादा है हमारी अर्थ पे. ऑल लिविंग बीइंग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव. इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम लिविंग बीइंग्स के लिए, लिविंग बीइंग्स मतलब हम लोग या फिर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, जितने भी लिविंग बीइंग है उनके लिए फ्रेश वाटर बहुत ज़रूरी है. फ्रेश वाटर हमारे किस किस काम आता है? हमें पानी पीने के काम आता है, क्रॉप्स को उगाने के काम आता है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ जैसे नहाना धोना, ब्रश करना, गाड़ी धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, इन सब के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है. Many plants and animals also live in fresh water. और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, एनिमल जो हैं वो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं. विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. आपको पता है बिना पानी के लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. आप इमेजिन करो आपके घर में जब पानी नहीं आता कभी तो कितनी दिक्कत हो जाती है. तो आप सोचो अगर पानी ही ना हो अर्थ पे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या हमें पानी पीने को मिलेगा? क्या हम क्रॉप्स उगा पाएंगे? नहीं, तो फिर हमें खाना भी नहीं मिलेगा. तो इसी तरह जैसे इसमें लिखा है, विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है. Now imagine if all the water on the earth were in this glass, then the fresh water would only be as much as in a teaspoon. अब आप इमेजिन करो कि जितना इस गिलास में पानी है उतना पूरा अर्थ पर पानी है. आप इमेजिन करो कि ये गिलास जो अगर उसको अर्थ मान लें तो उसमें जितना पानी है वो अर्थ का पानी है, और एक चम्मच, जितना छोटा सा एक चम्मच जो पानी का है उतना ही पानी जो है हमारे अर्थ में फ्रेश वाटर है. आप देख रहे हैं परसेंटेज, कितनी परसेंटेज. अगर एक आप गिलास ले ले 200 ml जो आपके नॉर्मल घर में गिलास होता है, उतने गिलास में अगर पानी में से अगर एक चम्मच पानी आप निकालो तो वो एक चम्मच पानी जो है उतना ही हमारे पूरे अर्थ में फ्रेश वाटर है. तो अब हम देखते हैं डिस्कस. क्या डिस्कस करेंगे? कुछ 2 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन? क्या आपको लगता है कि जो ओशन का पानी है उसे हम पी सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? और फिर अगर नहीं तो ओशन का पानी किस काम आता है? तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या था? डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक वाटर प्रेजेंट इन द ओशन? क्या आपको लगता है कि ओशन का पानी हम पी सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन ओशन. नहीं, हम ओशन का पानी नहीं पी सकते हैं, बिकॉज इट इज सॉल्टी, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी है. उस पानी में बहुत ज़्यादा नमक है, तो आप उसे नहीं पी पाएंगे और ना पी सकते हैं. एंड ड्रिंकिंग इट वुड एक्चुअली डिहाइड्रेट अस रादर देन क्विंच आवर थर्स्ट. उसको पीने से हमारी प्यास तो नहीं बुझेगी बल्कि हम डिहाइड्रेट और हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? अगर ओशन वाटर पीने के लायक नहीं है तो फिर हम उसका यूज़ क्या कर सकते हैं? तो उसके बहुत सारे यूज़ हैं. आंसर है, ओशन वाटर इज सरप्राइजिंगली यूजफुल इवन इफ वी कैनॉट ड्रिंक इट डायरेक्टली. हम डायरेक्टली नहीं पी सकते, तब भी ओशन वाटर हमारे लिए बहुत यूजफुल है. अब देखते हैं कैसे. तो ए है इसका एनर्जी जनरेशन.
ओशन का पानी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। यूजिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन टाइड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वो ओशन के पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सेकेंड इज एक्वाकल्चर एंड फिशरी, जितने फिश या फिर एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल जो हैं जिनको हम खा सकते हैं, जिनकी हम फार्मिंग कर सकते हैं, वो सब हमें ओशन वाटर में ही मिलते हैं। देन थर्ड है सॉल्ट प्रोडक्शन, इवेपोरेशन सी वाटर यील्ड टेबल सॉल्ट एज वेल एज मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, ब्रोमियम एटसेट्रा। हम सी वाटर को इवेपोरेट करके उसके अंदर से सॉल्ट निकाल सकते हैं, और यहाँ तक कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जैसे मैग्नीशियम, ब्रोमियम, तो वो मिनरल्स भी हमें सी वाटर से मिलते हैं। नाउ फोर्थ इज रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। टूरिज्म आपने देखा होगा, लोग घूमने आते हैं, सी बीचेस पे घूमने आते हैं, तो हमें वो टूरिज्म मिलता है वहाँ से, मतलब हमारी अर्निंग होती है। आसपास के लोग जो घूमने जाते हैं तो वहाँ अर्निंग भी होती है। दूसरा वहाँ रिक्रिएशन हो सकता है, आपने देखा होगा कभी आप सी बीच पे गए हों तो वहाँ पर बोटिंग होती है, वहाँ डाइविंग होती है, सर्फिंग होती है, स्विमिंग होती है, बहुत सारे वाटर गेम्स हो सकते हैं, तो वो हमारे रिक्रिएशन में काम आ सकता है। नाउ लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, आप जानते हैं कि जितने गुड्स हैं, जितना सामान है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए सी रूट का ही यूज़ किया जाता है। तो समुद्र के ज़रिए हम जितना भी सामान है एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जाते हैं और वहीं से लेकर आते हैं। तो सीज आर मेजर हाईवे फॉर ग्लोबल ट्रेड्स, मतलब खरीदारी और बेचने के लिए सामान जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री सी के रास्ते से ही जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डू यू नो, क्या आपको पता है, द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैट लैंड वेयर सी वाटर इज डाइड टू कलेक्ट सॉल्ट। It is one of the largest salt producing area in India. गुजरात का जो सॉल्ट पैन है वो बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पर सी वाटर को इवेपोरेट करके हम सॉल्ट निकाल सकते हैं, सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 में क्या पूछा है कि वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर। अभी तो हमने सी वाटर की बात करी थी, अब हम करेंगे फ्रेश वाटर की बात, जो हमने बताया था ना, फ्रेश वाटर बहुत थोड़ा है हमारी अर्थ पे, तो वो फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको यहाँ बहुत सारी इमेजेस दी हुई हैं जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। अब आपको वो इमेजेस देख के उसको आइडेंटिफाई करना है और नीचे जो ब्लैंक दिए हैं यहाँ पर उनके ऊपर उनका नाम लिखना है। तो ये फर्स्ट इमेज जो है वो एक पॉन्ड की है, तो आप यहाँ पर अपनी बुक में पॉन्ड लिख लीजिए। फिर ये दिस इज सी एंड दिस इज ग्लेशियर एंड दिस इज लेक एंड दिस इज अंडरग्राउंड वाटर, UNDER, अंडरग्राउंड वाटर। Okay, this is river, this is well, this is rain water। अब इतने सारे आपके पास वाटर के सोर्सेज हैं, अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो है फ्रेश वाटर का सोर्स है और कौन सा जो है वो सॉल्टी वाटर का सोर्स है। नाउ नेक्स्ट इज ज्योति वॉज क्यूरियस, इज देयर वाटर इन द एयर टू। ज्योति जानना चाहती है कि एयर में भी क्या पानी होता है, एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, और क्या स्नो भी एक वाटर की फॉर्म है। तो ज्योति को ये बताने के लिए पहले हमें वाटर की फॉर्म्स को जानना होगा कि वाटर कितने तरीके का होता है। तो आइए उसको जानते हैं। वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स। वी ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। बच्चों, आप लोगों ने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं। वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इन 3 फॉर्म्स का मतलब है, सॉलिड मतलब आइज आप देखते हैं ना, सॉलिड का एग्जाम्पल है आइज है, या फिर जो ओले गिरते हैं जब बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, या फिर जब स्नो देखते हो, स्नो फॉल होता है, जो स्नो होती है वो भी वाटर का एक सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड जो है वो वाटर है, बारिश का पानी हुआ या जो आप ड्रिंकिंग वाटर है, जो जितना भी है ये लिक्विड फॉर्म है।
वाटर की, और गैसियस फॉर्म क्या है, वेपर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स हैं वाटर की। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज होता है। इसी तरह जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड को ठंडा नाउ we already know that different forms of water, liquid as rain, solid as ice and vapor as steam। यानी जो स्टीम है, जो हम धुआं देखते हैं, वो गैस है, पानी का थर्ड फॉर्म है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू सिंपल एक्टिविटी। अब हम इन चीजों को सिंपल एक्टिविटी से समझेंगे, पानी की तीनों फॉर्म्स को। नाउ एक्टिविटी 2। अब इस सेकेंड एक्टिविटी में क्या बोला है, टेक अ स्टील ग्लास, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। अब आपने कभी गिलास में ठंडा ठंडा चिल्ड आइस वाला पानी अगर हम डाल दें गिलास में, तो आपने देखा होगा गिलास के आउटर सरफेस पर ऐसा पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ठंडा ठंडा पानी जब हम डालें तो गिलास बाहर से गीला हो जाता है, उसमें पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अब हम उन पानी की ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम? ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? आंसर इज, व्हेन वी पुट आइस इन अ स्टील ग्लास, द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास बिकम्स वेरी कोल्ड. As warm moist air touches the surface, the air cools down and vapors present in the air changes into tiny water droplets. This process is called condensation. इसका मतलब है जब हम स्टील के गिलास में बर्फ डालते हैं, बर्फ वाला चिल्ड पानी डालते हैं, तो जो गिलास का जो आउटर सरफेस है वो बहुत ठंडा हो जाता है। आप देखते हैं ना, गिलास पकड़ते हैं तो एकदम ठंडा फील होता है। तो जब वो गिलास ठंडा हो जाता है तो बाहर की एयर जो होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जब वो एयर उसको टच करती है गिलास के सरफेस को, तो जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो जो है वो वेपर फॉर्म में होता है। तो जैसे ही वो ठंडे सरफेस को टच करता है तो वो वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लिक्विड फॉर्म क्या है? वाटर। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो वैसे ही जो मॉइस्चर जब ठंडा होता है, गिलास के सरफेस को टच करते ही मॉइस्चर जो है उसके अंदर का वो ठंडा होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाता है। तो गिलास के सरफेस से वो पानी की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? वो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो ठंडा होके पानी बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? जब गैस फॉर्म में जो वाटर होता है वो ठंडा होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जब उसकी फॉर्म चेंज होती है, गैस जब लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। Now second question is, what happened to the ice cubes after they are left in the glass for some time? क्या होगा अगर हम आइस क्यूब्स को थोड़ी देर के लिए गिलास में छोड़ दें? जब हम आइस क्यूब्स को थोड़ी देर के लिए ग्लास में छोड़ देते हैं तो आसपास की एयर क्या होती है? वो आइस क्यूब्स के टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होता है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है। इसी तरह जब आइस जो है आसपास के एटमॉस्फेयर से टच होती है, या एटमॉस्फेयर जो है आसपास की जो एयर है उससे टच होती है, तो आइस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर उतना ठंडा नहीं है जितनी आइस ठंडी है। तो वो एटमॉस्फेयर से उसको हीट मिलती है, तो जैसे वो हीट लेता है तो आइस जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो आइस जो है वो ग्रेजुअली मेल्ट होके वाटर में चेंज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ वी हीट वाटर व्हाट विल हैपन टू इट? अगर हम पानी को गर्म करें तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो जब हम पानी को हीट करेंगे वाटर विल इवेपोरेट, वाटर जो है भाप बन के उड़ जाएगा। आपने देखा होगा जब किसी पैन में मम्मी गर्म करती है, पानी को गर्म करती हैं, तो आपने देखा होगा वो बॉयल होता है और उसमें धुआं निकलने लगता है ना? आपने देखा है ना, धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है? ये धुआं जो है वो होता है वेपर, और ये जो है ये है लिक्विड यानी कोई भी, मतलब वाटर ले लो, या जब चाय देखा होगा आपने, चाय उबाली जाए या फिर ऐसा पानी उबाला जाए तो जो धुआं निकलता है वो वेपर होती है। मतलब लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है? जब आपको फायर लग रही है, नीचे से गर्म हो रहा है ना, तो वो लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है। तो आंसर है वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
Now next is question is in the above activity what form of water do you see? अब आपने ऊपर की एक्टिविटीज जो थी जो आपने करी थी उसमें आपने वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स देखे. अब आपको पता ही है वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हमने ये तीनों फॉर्म्स हमने ऊपर एक्टिविटी में देखे हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग चेंजेस. अब हम क्या क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं जब आइस मेल्ट होती है. जब आइस मेल्ट होती है तो क्या बनती है, किस फॉर्म में आती है, वाटर के फॉर्म में. ठीक है, तो इसकी फॉर्म कैसे चेंज हुई, मतलब आइस से वाटर बना, तो मतलब इसका मतलब है कि ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आया है ना. अब आप देखेंगे वाटर बॉइलिंग. जब वाटर बॉईल होता है तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना. ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब लिक्विड जो था वो गैस में चेंज हो गया है ना. वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days. अगर हम पानी को 3 दिन के लिए सनलाइट में रख दें तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे कम होता होने शुरू हो जाएगा. और हो सकता है अगर आपने कम पानी रखा हो तो वो सारा उड़ भी जाए. तो इसका मतलब पानी जो था, पानी मतलब लिक्विड फॉर्म है ना, पानी की लिक्विड फॉर्म जो है वो किस में चेंज हो रही है, गैस के फॉर्म में. अब आपने ऑब्जर्व करो कि इसमें भी हीटिंग हो रही है और इसमें भी हीटिंग हो रही है. इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर जो है वो गैस में चेंज होता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है. इसी तरह सनलाइट की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज through these experiments we found out that water can change into ice and steam and it can also return to its liquid form. अब हमने इन एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि पानी जो है कभी आइस में चेंज होता है, कभी स्टीम में चेंज होता है और फिर वापस वाटर फॉर्म में आ जाता है. वो ऐसा क्यों होता है, जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं वाटर फॉर्म चेंज हो जाती है. टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगी. और अगर हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो क्या होता है, जो स्टीम है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा. सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है. टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाती है ना. और जब हम टेम्परेचर यहाँ फिर हम टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा या स्टीम में चेंज हो जाएगा. इसी तरह जब हम टेम्परेचर जो है वो कम करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं यानी ठंडक बढ़ा देते हैं, तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी वेपर जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है. और फिर अगर हम वाटर का टेम्परेचर जो है उसको और कम कर दें तो वाटर जो है वो आइस में बदल जाता है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर. अभी तो आपने एक एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि वाटर की फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते होंगे, आपने देखा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी नेचर में भी लिक्विड की या क्या हो वाटर की सारी फॉर्म्स प्रेजेंट है. आइस भी है, वाटर भी है, वेपर भी है. तो वो नेचर में ये फॉर्म्स कैसे डेवलप होती हैं, कैसे चेंज होती हैं, ये सब हम इस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग. ये एक ट्रांसपेरेंट बैग लिया है उन्होंने. यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरो ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर. आप उस पॉलिथीन या जो आपने ट्रांसपेरेंट बैग लिया है उसके ऊपर आप मार्कर से ये सारी चीज़ें बनाइए. सन बनाइए, क्लाउड्स बनाइए, ट्रीज बनाइए, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बनाइए. फिल 1/3 ऑफ इट विद कलर्ड वाटर. फिर आपको इस बैग को कलर्ड वाटर जो है, कलर्ड वाटर से 1/3 फिल कर देना है. तो आप जब 1/3 इस वाटर को फिल कर देंगे तो यहाँ सारा पानी दिखने लगेगा. आपको कलर्ड वाटर करिएगा ताकि आपको अलग से दिखाई दे ये पानी है यहाँ पर. तो ब्लू कलर का या कोई और कलर ले लीजिए, जनरली पानी ब्लू कलर का होता है इसमें, इसलिए ब्लू कलर का शो किया है. तो आप कलर्ड वाटर 1/3 फिल कर दीजिए. टिप,
यू कैन यूज ब्लू पेंट और फूड डाइंग फॉर दिस। आप इस पानी को कलर करने के लिए या तो पेंट यूज कर सकते हैं या फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीकेज। ऊपर से इसको टाइटली सील कर दीजिए ताकि जो पानी है वो बाहर लीक ना कर जाए। प्लेस इट इन द सनलाइट। अब इस पूरे ट्रांसपेरेंट बैग को आप सनलाइट में रख दीजिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग। अब आप कुछ घंटों के बाद इसमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे आइए देखते हैं। आई ऑब्जर्व वाटर हीट्स अप। क्योंकि सनलाइट में रखा है, टेम्परेचर उसको मिला, पानी को टेम्परेचर बढ़ गया पानी का, तो क्या है, वाटर गर्म हो गया। आई वंडर हाउ डज वाटर हीट्स अप। वाटर कैसे गर्म हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से पानी गर्म हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनसाइड द कवर। अब वाटर ड्रॉपलेट जो थी वो कवर के अंदर आ गई। आई वंडर हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनसाइड द कवर। अब वो जो पानी की जो वाटर ड्रॉपलेट जो थी वो कवर के अंदर कहाँ से आई, जबकि कोई वाटर ड्रॉपलेट तो डाली ही नहीं थी, पानी था उसके अंदर। अब वो सरफेस पे, उसके जो कवर पे वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? इट इज बिकॉज ऑफ मिनी वाटर साइकिल इनसाइड द बैग। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक वाटर साइकिल बैग के अंदर क्रिएट हो गया। अब कैसे क्रिएट हुआ? आपने जो था वाटर को सनलाइट के अंदर रखा था, जिससे क्या हुआ, वाटर को हीट मिली। अब आपको पता ही है जब वाटर को हम हीट देते हैं तो वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो वाटर इवेपोरेट हुआ और वो भाप बन के उड़ने लगा। बट हमने प्लास्टिक बैग को तो सील कर रखा था, तो वो जो वेपर्स जो थी वो प्लास्टिक बैग के बाहर नहीं जा पाई, है ना। तो उससे क्या हुआ, वो जो वेपर्स थी वो प्लास्टिक बैग के अंदर ही रही। कूलिंग ऑन अ इनर सरफेस, इनर वॉल ऑफ द बैग आर कूलर देन द एयर इनसाइड। तो लेकिन जो बैग के अंदर की जो एयर थी वो कूल थी एज कंपेयर टू आउटसाइड एयर। तो क्यों कूल थी? क्योंकि अंदर पानी था। इस वजह से जो वेपर्स जो थे, जो पानी में जो भाप बन के वेपर्स उड़े थे, वो वेपर जो थे वो प्लास्टिक बैग के अंदर की एयर जो थी वो ठंडी थी। इस वजह से वो वेपर जो थे उस एयर के कांटेक्ट में आकर वो भी ठंडे हो गए और कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, जिससे कि वेपर जो थे वो पानी में चेंज हो गए। इस वजह से आपको प्लास्टिक बैग के अंदर का जो सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगी, क्योंकि वो जो वेपर जो था वो ठंडा होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से वाटर बैग के अंदर आपको मिनी वाटर साइकिल दिखाई दी। नाउ नेक्स्ट इज, एज यू सी इन द अबव एक्टिविटी द सन्स हीट कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू वेपर। अब आपने एक्टिविटी में देखा जो सन की जो हीट थी उसने वाटर को वेपर में चेंज किया। When the water vapor cools, जब वाटर वेपर ठंडी हुई, it forms small droplet inside the bag. तब क्या हुआ, जो वेपर्स थे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए। Eventually these droplets fall back down, और ये वाटर ड्रॉपलेट जो थी वो नीचे गिरने लगी। Similarly in nature, heat causes water from different sources like oceans and rivers to become water vapor. Water evaporates from the cloud which come down in as rain, snow and hail. This water goes back into the river, lake and oceans. This constant circular movement of water in nature is called water cycle. अब हम इसको पिक्चर से समझते हैं कि सपोज ये एक वाटर बॉडी है। अब इसमें जब सनलाइट पड़ेगी, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने से क्या होगा, ये इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ उड़ेगा, है ना। वेपर्स हमेशा, गैस हमेशा ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्या होगा, ये क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स जब गर्म होंगे तो वो बारिश आएगी, है ना। बारिश से पानी बन के नीचे गिरेगा, और जो ये नीचे पानी गिरता है ये धीरे धीरे फिर ये नदियों में आ जाएगा, और नदियों से फिर ये सी में आ जाएगा। इसी तरह जब हीट मिलेगी पानी को, फिर ये ऊपर उड़ेगा वेपर बन के क्लाउड्स फॉर्म करेगा, जो ऊपर ठंडा होगा वहाँ कंडेंस होगा, और फिर वहाँ जब हीट मिलेगी तो वो फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। इसी तरह वाटर साइकिल चलता रहता है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, गैस से फिर ठंडा होके सॉलिड में आ जाता है, सॉलिड से गर्म होके फिर अगेन लिक्विड में आता है, फिर ये लिक्विड गर्म होके गैस बनती है, गैस ऊपर जाती है, ठंडी होती है, सॉलिड बनती है, सॉलिड ठंडा गर्म होके पानी बनता है, पानी बन के ये नीचे आता है। इसी तरह ये पूरी साइकिल जो है वाटर साइकिल चलती रहती है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा ग्राउंड वाटर के बारे में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू रेन वाटर व्हेन इट कम डाउन।
अब क्या होता है जब पानी जो है, बारिश का पानी नीचे आता है तो क्या होता है, उसके लिए हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, फिल हाफ ऑफ इट विद सॉइल, स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें सॉइल भर दीजिए, आधी आपने यहाँ पर क्या भर दी, सॉइल। अब उसके ऊपर चम्मच से धीरे धीरे पानी डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, When it rains, some water is soaked up by the soil. जब रेन होती है तो कुछ पानी जो है, जो जमीन पे आता है, वो सॉइल उसे सोख लेती है। This water sink through the layer of soil. ये जो पानी है वो सॉइल की लेयर्स में नीचे चला जाता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे रॉक्स में चला जाता है। हमारे आपने देखा होगा अर्थ के नीचे पहले सॉइल की लेयर है, फिर रॉक्स की लेयर है, तो वो पानी जो है वो रॉक्स में चला जाता है धीरे धीरे। The water that gets stored deep underground is called underground water. अब ये जो पानी जब धीरे धीरे नीचे आता जाता है और रॉक्स में चला जाता है और वो वहां पर स्टोर हो जाता है, इसी स्टोर्ड वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। वी डिग वेल, बोरवेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज। हम उस अंडरग्राउंड वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं, वेल हम खोदते हैं, बोरवेल खोदते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, हैंडपंप्स लगाते हैं, जिससे कि हम उस अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकें। नाउ एक्टिविटी 5, टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है, ग्राउंड वाटर में पानी भरना। ग्राउंड वाटर में पानी कब भरेगा, जब रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होगा। आपको क्या लगता है कौन सी पिक्चर में रेन वाटर जो है ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंक्रीट रोड। क्या रोड जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, नो, नहीं कर सकती। ग्रीन लॉन्स, यस, क्योंकि लॉन्स में जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी जमीन में चला जाता है ना, तो जो पानी जमीन में जाएगा वो ही अंडरग्राउंड वाटर बन पाएगा। पेव्ड एरिया, नो, इसमें भी, ये भी पक्का एरिया है, इसमें भी पानी ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सही क्या है, ग्रीन लॉन। यही, इस लॉन के जरिए हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। In cities with many cemented surface, rainwater cannot go into the ground easily, which stops groundwater from getting recharged. हमारी सिटीज में बहुत सारा सीमेंटेड एरिया है, आपने देखा होगा बहुत जगह सीमेंटेड रोड्स बनी है, पक्का हो रखा है, तो इस वजह से जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, जिस वजह से हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। नाउ डू यू नो, ओपन अनकवर्ड एरिया अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो ओपन एरियाज होते हैं, अनकवर्ड एरियाज होते हैं, उसमें जो वाटर है वो ग्राउंड में सीप करता है, मतलब रिस्क के अंदर चला जाता है। सोक पिट, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेक लेक्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड। हम रेन वाटर को अंडरग्राउंड वाटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें पॉन्ड्स बना के या फिर ह्यूमन मेड लेक्स लेकर, प्लांटिंग, बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करके हम जो है वो रेन वाटर कलेक्ट करके उसको अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर क्या है, रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर तो एक फ्रेश वाटर का सोर्स है, इसके अलावा रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब भी जो है वो नेचुरल सोर्स हैं फ्रेश वाटर के। डू यू नो एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज। आपको पता है कि रिवर कैसे फ्लो करती है। A river often begin its journey from up in the mountain and flow down across the land. Let us understand this through an activity. रिवर जो है वो हमेशा स्टार्ट करती है ऊपर के एरिया से। अर्थ का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। जो लेवल ऊंचा है वहां से अर्थ स्टार्ट करती है और नीचे लेवल पर आती है। इसको हम एक्टिविटी 6 से समझेंगे। अब आपको क्या करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स और एनी अदर स्मॉल सीड्स। आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और मस्टर्ड सीड्स ले लीजिए। मस्टर्ड सीड्स बहुत छोटे छोटे राई के दाने जो होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। अगर आपके पास राई के दाने नहीं है तो कोई दूसरे सीड्स भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड क्रम्पल इट टू क्रिएट फोल्ड्स। आपको न्यूज़पेपर की एक शीट लेनी है और उसको क्रश कर देना है। क्रम्पल मतलब उसको क्रश कर देना है। जब आप खोलोगे तो उसमें बहुत सारे फोल्ड्स और क्रीजेस दिखेंगी। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्बल्ड पेपर।
अब आपको एक और शीट लेके उस क्रम्बल्ड पेपर के ऊपर रखनी है, जिससे क्या वो स्लोप बन जाएगा, है ना। प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप आर जेंटल, उसको प्रेस कर दो जिससे कि वो स्लोप जो है वो जेंटल हो जाए, मतलब हल्का सा स्लोप हो, बहुत एकदम से बहुत डीप स्लोप ना हो। नाउ स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड फ्रॉम द कप ऑन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप। अब आपको मस्टर्ड सीड जो है वो हाईएस्ट पॉइंट, मतलब पेपर के हाईएस्ट पॉइंट से गिराने हैं। आपने देखा होगा कोई चीज़ हम गिराते हैं तो ऊपर से नीचे गिरती है हमेशा, तो वो मस्टर्ड सीड्स भी जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरेंगे, लेकिन वो क्रीज जहाँ जहाँ जैसी जैसी क्रीज होगी वहाँ वहाँ वो गिरते चले जाएंगे, है ना। और अगर क्रीज यहाँ है तो यहाँ से भी गिरेंगे, क्रीज अगर यहाँ आ रही है तो यहाँ से भी गिरेंगे, यहाँ आ रही है तो यहाँ से भी गिरेंगे, ऐसे करके अपनी डायरेक्शन ले लेंगे और सब जगह से जहाँ जहाँ क्रीज से वो नीचे आ सकते हैं वो सब जगह से नीचे आएंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड्स, अब आप उस सीड्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड, आइए इसको देखते हैं। आपने मस्टर्ड सीड्स को देखा तो क्या ऑब्जर्व किया? आंसर इज द मस्टर्ड सीड्स रोल डाउन, वो नीचे रोल होके गिरे फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट एंड सेटल इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्लोप, सबसे ऊपर से वो गिरे और कहाँ सेटल हुए? सबसे लोअर पार्ट में स्लोप के। सेकेंड क्वेश्चन है, आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन? आपने क्या देखा था? क्या वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे या अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे? नो, दे आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे थे। दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे थे। कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो क्रीज थी, पेपर की क्रीज थी, उस डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो रहे थे। क्वेश्चन 3, आर दे कलेक्टिंग इन सम एरिया? डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्ड इन lake, river and so on? Yes, they gather like water gathered in lake, river and so on. Now, water flows top or curves according to the shape of the land formation in its path. The flow of water can also change the shape of land. तो हमें क्या पता चला कि जैसे सीड्स जो थे वो नीचे गिर रहे थे, उसी तरह वाटर भी फ्लो होता है, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ उसको कर्व मिलता है, उसी लैंड कर्व जो होता है उसी के अकॉर्डिंग वो पानी जो है गिरता चला जाता है और अपनी शेप वहीं पर उस लैंड के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज करता जाता है। जैसा जैसा पाथ का शेप होगा वैसा वैसा वाटर का शेप भी हो जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड लैंड, शेप ऑफ लैंड, तो लैंड की शेप के साथ साथ वाटर की शेप भी फ्लो की चेंज होती जाती है। डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6 विद मस्टर्ड सीड्स, डिस्कस हाउ सम river flow towards the Arabian Sea while some flow towards the Bay of Bengal. अब मस्टर्ड सीड की एक्टिविटी को नज़र में रखते हुए हम ये देखेंगे कि रिवर जो है, कुछ रिवर जो है वो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। डू यू नो द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी, इंस्टेड इट ends up in the marshy land of the run of Kutch in गुजरात। क्या आपको पता है लूनी रिवर जो है वो अरावली रेंज जो राजस्थान में है, वहाँ से जो लूनी रिवर आती है वो ही इंडिया की एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि किसी सी में ड्रेन नहीं होती, किसी सी में जाके कनेक्ट नहीं होती है। वो सी में जाने की जगह है गुजरात का जो रन का कच्छ जगह है, वहाँ के मार्शी लैंड, मतलब जो मार्शी लैंड मीन्स वो दलदल वाला एरिया जो है गुजरात का, जो है रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, वहाँ के एरिया में वो जो रिवर का पानी है वो आके इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है, अब इस समझेंगे कि पानी कैसे फ्लो करता है। आइस जो होती हैं वो पिघलती हैं तो वो ग्लेशियर फॉर्म में आता है। ग्लेशियर मतलब आइस के पिघलना, आइस पिघल के जो है वो पानी बनती है और ये पानी जो है वो पहाड़ों से नीचे गिरता है, जिसे कहते हैं वाटरफॉल। जो पानी रिवर्स पानी जो है पहाड़ों से जब नीचे गिरता है तो वो एक रिवर फॉर्म करता है। रिवर जो है वो जहाँ जहाँ जगह मिलती है वो रिवर बहती जाती है ना। ये वैलीज में आती है। वैलीज क्या होता है? माउंटेन के बीच के पोर्शन को वैली कहते हैं, दो माउंटेन्स के बीच के पोर्शन को। तो वहाँ पर जगह होती है ना, तो वो माउंटेन से गिर के वो रिवर फॉर्म में वो वैलीज में आती है। फिर क्या होता है? वहाँ पर ड्यून्स होते हैं। ड्यून्स मतलब जो रेत के टीले जो कहलाते हैं, जो हवा चलती है तो थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, सरफेस से ऊपर उठते हैं रेत के टीले, उन्हें ड्यून्स कहते हैं। तो रिवर वहाँ से होती हुई जहाँ जगह जगह मिलती है वहाँ पर रिवर जाती है। कहीं कहीं रिवर का पानी इकट्ठा भी हो जाता है लेक के फॉर्म में,
जहाँ पर क्लोज पैक्ड एरिया होता है वहाँ पर वो पानी इकट्ठा हो जाता है लेक के फॉर्म में। इस तरह ये पानी फ्लो करता है और पूरे एरिया में फैल जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया का मैप दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी रिवर्स दी हुई हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करके ज़रा देखते हैं तो देखिए यहाँ गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर जो हैं वो इंडिया की रिवर्स हैं। ये इंडिया का मैप है जिसमें बहुत सारी रिवर्स दिखाई हुई हैं। तो इसमें ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, होती हुई वो यहाँ गिरती है इस वाले इसमें। ये क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब इसी तरह गंगा जो है, गंगा भी यहाँ से आती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यमुना भी यहाँ हिमालयन रीजन से स्टार्ट होती हुई यहाँ पर गंगा और यमुना इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ, ये संगम है तो यहाँ से एक साथ होती हुई ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी तरह नर्मदा, अब यहाँ पर ये इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है नर्मदा, ये यहाँ से निकलती है, जहाँ दोनों गंगा और यमुना इकट्ठी होती हैं वहीं से नर्मदा निकलती है और ये यहाँ पर होती हुई ये यहाँ गिरती है। ये है अरेबियन सी। नर्मदा अरेबियन सी में आती है। ताप्ती यहाँ से स्टार्ट होती है, ताप्ती भी अरेबियन सी में आती है। गोदावरी यहाँ से स्टार्ट होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा यहाँ से स्टार्ट होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है और कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मीन्स सारी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बस नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरेबियन सी में आके गिरती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7। अब एक्टिविटी 7 में क्या देखते हैं हम कि फॉलो द फ्लो। इन द मैप यू कैन सी द रिवर फॉलोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सम फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल एंड सम इनटू द अरेबियन सी। अभी हमने देखा ना, कुछ रिवर जो थी वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी और कुछ रिवर जो थी वो अरेबियन सी में गिर रही थी। अब आपने उसको पढ़ा, अब आपको ये टेबल फिल करनी है। गोदावरी, अब आपने अभी देखा था गोदावरी कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में, तो हम यहाँ पर बे ऑफ बंगाल को टिक कर देंगे। नर्मदा, नर्मदा कहाँ गिर रही थी? हमने 2 रिवर बताई थी ना, नर्मदा एंड ताप्ती, वो अरेबियन सी में थी, तो नर्मदा अरेबियन सी में, गंगा बे ऑफ बंगाल में। अब बाकी आपको रिवर यहाँ लिखनी है, जैसे यमुना, यमुना कहाँ गिर रही थी? बे ऑफ बंगाल में। ताप्ती हमने देखा था, ताप्ती वो कहाँ गिर रही थी? अरेबियन सी में। हमने कहा था ना अरेबियन सी में 2 ही रिवर है, नर्मदा एंड ताप्ती, वो दोनों अरेबियन सी में। और बाकी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ गिर रही थी? बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय।